तो फिल्म के ट्रेलर को लेकर ही तनाजा शुरू हो गया था और कल ये बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म रिलीज होने वाली है। इस पर जो रोक लगाने की अर्जी दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और अब फिल्म को कल रिलीज किया जाएगा। इसमें कई तरह की बातें कही गई हैं, खासतौर पर राम जन्मभूमि को लेकर इसमें बात कही गई है, 3 तलाक को लेकर कही गई है और सीधे तौर पर यह भी इसमें देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को खासतौर पर इसमें निशाना बनाने की भी कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के। असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेके बेनीवाल साहब हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ गए हैं। नियति शर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और प्रिया चौधरी बीजेपी की लीडर मेरे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वसीम रिजवी साहब खुद जुड़ेंगे हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी प्रिया, लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अभी फिल्म ये रिलीज हो रही है ऐसे वक्त में जब इलेक्शन बिल्कुल अनकरीब है, 11 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होने वाली है, वेस्टर्न यूपी पूरा इसमें कवर होगा, तो ऐसे में ये फिल्म रिलीज होगी, क्या इससे लोगों के जहन में एक खास तरह की एक छवि नहीं बनेगी? देखिए, कोई भी फिल्म आती है तो किसी न किसी तरह का अपना प्रभाव छोड़कर जाती ही है। लेकिन अगर ये बात हो रही है कि टाइमिंग क्या है, तो हर चीज में टाइमिंग अड़ा दी जाती है क्योंकि उसे इलेक्शन से रिलेवेंट कर दिया जाता है। पहले ये फिल्म दिसंबर में रिलीज हो रही थी, इस पर रोक लगाई गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ रहे हैं, उन्हें जो तारीख मिल रही है उस हिसाब से फिल्म रिलीज हो रही है। लेकिन फिल्म के आने से पहले ही ट्रेलर में चंद चीजें देखकर हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये फिल्म किसके हित में है और किसके हित में नहीं? ट्रेलर देख के फिल्म अंदाजा तो लगाया जाता है ना कि अगर जब आप जो पेश करते हैं कि उसके अंदर फिर क्या होगा। बिल्कुल, जहां तक मैंने ट्रेलर देखा तो ये तो दुनिया के सामने किसी न किसी माध्यम से चीजें आ ही जाती हैं। और अगर फिल्म के माध्यम से आ रही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ हित के लोग किस तरह से बाकी अपने समुदाय के लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ रही है तो आने दीजिए ना। उस पर्टिकुलर समुदाय के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, वहां की औरतें किस तरह से भुगत रही हैं उन चीजों को, वो सामने आ रही है तो आने दीजिए ना। औरतों को भी तो हक है ना अपनी आवाज उठाने का, और सिनेमा से ज्यादा बेहतर माध्यम यही एक अकेला जो है वो तरीका है। और जब वही वसीम रिजवी इस तरह के सवाल करते हैं प्रियंका गांधी के लिए, वो ये कहते हैं कि वो बाजार में आ गई हैं, अगर वो पहले बाजार में आ जाती तो अपनी फिल्म की मैं उन्हें हीरोइन बना लेता। और वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी मुसलमान है, प्रियंका गांधी मुसलमान है और जो मुस्लिम औरत का रोल है मैं उन्हें दे देता। देखिए, कहीं ना कहीं उनका संबंध तो है उस परिवार से, क्योंकि उनके दादाजी रहे हैं फिरोज खान, मुस्लिम ही तो थे। और उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए क्या बात करती हैं आप? क्या बात करती हैं आप? क्या बात करती हैं आप? क्यों? ये तो जगजाहिर है, ये तो जगजाहिर है, ये तो जगजाहिर है। इसमें आपको क्या सबूत चाहिए? इसमें भी राम मंदिर की तरह सबूत चाहिए कि उस बाबरी ढांचे के नीचे फिरोज गांधी कौन थे? इसमें भी आपको फिरोज गांधी मुसलमान थे? मुसलमान थोड़े थे। जब आप लोग पढ़ती लिखती नहीं है, ये पढ़ कर आइए। ठीक है, आप पढ़ के क्या नहीं, यू शुड टेक योर वर्ड्स बैक, यू शुड टेक योर वर्ड्स बैक। यू आर मिसकोटिंग ऑन नेशनल टेलीविजन। बुशरा जी, पहले तो करेक्ट कीजिए उनको, पहले करेक्ट कीजिए। रियली, मैं डिबेट को आगे नहीं जाने दूंगा, पहले उनको कहिए कि वो करेक्ट करें। आप किसी को, किसी के धर्म को किसी से जोड़ रहे हैं, जानते होंगे। रखिए टीवी पर आज क्या? प्रिया सबसे पहले तो वी शुड करेक्ट आवर फैक्ट्स कि ही वाज अ पारसी, ही वाज अ पारसी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने फैक्ट्स करेक्ट करने चाहिए। इनसे ये पूछिए जी। नहीं, आप सवाल को किसी दूसरे डायरेक्शन में मत ले जाइए। मेरा कहना ये है जी, लोग पढ़ लिख के आते हैं, ऐसे नहीं बोलते हवा में जो है वो पारसी है। वो आप जहां तक वसीम रिजवी ने क्या बोला, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी मुसलमान कैसे बोलती है? बोलने के लिए जिम्मेदार नहीं, उनकी तरफ से कोई सफाई दूंगी। आपने क्या जो है रिसर्च किया जो मुसलमान का दिया फिरोज गांधी? यानी आप इतना फैक्चुअली रॉन्ग है। यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। गुस्सा नहीं आ रहा। कहा जाएगा जो मुसलमान नहीं उसको मुसलमान क्यों कहा जाएगा? मुसलमान होने के लिए जो शराइत है उसके लिए चलिए लौट कर चलिए नुमानी साहब चलिए हम फिल्म पर बात कर रहे हैं। जेके बेनीवाल जी, आपने हो सकता है कि आपने ट्रेलर देखा, हो सकता है ना भी देखा हो। जो इस तरह से ये जो फिल्म आ रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है इलेक्शन से पहले इस तरह की जो फिल्म आ रही है, इससे किसी न किसी तरीके से लोगों के जहन में एक इंप्रेशन पड़ेगा जिसको लेकर ये अर्जी दाखिल की गई है?
देखिए बुशरा जी, ये राम और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये मसला है। ये फिल्म से मतलब नहीं है। फिल्म से इसका ताल्लुक ही नहीं मुझे लग रहा है। ये तो केवल वसीम रिजवी से ताल्लुक लग रहा है। एक वसीम रिजवी एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, और राष्ट्रभक्त के अलावा मैं तो ये कहूंगा भगवान राम के, वो हमारे साथ डिबेट पे आपके यहाँ भी स्टूडियो में भी रह चुके हैं हजारों दफे, दूसरी जगह आपके दूसरे चल रहे। वो एक राम भक्त भी हैं, वो एक सच्चे राम भक्त हैं। उनके तो सपने में आते हैं, मुझे लगता है सपने में आने के बाद आप साक्षात आ गए। और रही बात एक हमारी बच्ची ने अभी जो कहा, फिरोज इब्राहिम खान, अरे वो खान है। और वो वाक्य देखिए, आप पूरी बात सुनिए ना। अभी मैंने कहा आगे बात ही नहीं की मैंने, अभी सुनिए। अरे मैं बताता हूँ, उनको भी नहीं मालूम है। अरे सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए आप, सुनिए, सुनिए, आपको सुनना होगा। देखिए आप एक डिबेट आई है, तो आप डिबेट में वो कह रहे तो मेरी सुनेंगे आप, सुनना पड़ेगा। देखिए क्या है, आपके चैनल, मैंने ये मुद्दा उठाया था आपके जी चैनल पे, मैंने उठाया, डीएनए किया था सुधीर चौधरी ने। सुधीर चौधरी ने डीएनए किया था इसमें, इसी मसले पर। अब उनकी मजार है वहां पे इलाहाबाद में, वो कोने के बाजार पे। लेकिन देखिए आपको सुनना पड़ेगा। अब ये बच्ची की बात नहीं सुन रहे हैं आप, उसको वो बेचारी जोर से नहीं बोल रही। देखिए हम जोर से बोल सकते हैं। नहीं, इतनी बेचारी नहीं है वो। देखिए प्लीज, इतनी बेचारी नहीं है वो, बेचारी नहीं का, लेकिन वो पार्टी की लीडर है, वो महिला है। नहीं बेचारी नहीं, वो महिला की बात ही नहीं सुन रहे। दो जने आप बात कर रहे हैं। महिला बेचारी नहीं होती है। अरे हमारे से लीडर है। अरे हम इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। अरे हम करेंगे व्याख्या इसकी। या कोई कौन है वो व्याख्या हम करेंगे। अरे 3 चीज होती है व्याख्या हम करेंगे। अरे नोमानी साहब हम करेंगे व्याख्या, आप भी नहीं बता सकते उसको। मैं कर व्याख्या करूंगा इसकी। सुनिए आप जरा। देखिए मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। बात जो मैं आपसे कह रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आप डिबेट को डाइवर्ट नहीं करिए। मेरा सवाल है इस फिल्म को लेकर, जो फिल्म रिलीज हो रही है, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। आपने ये कहा कि उनके ख्वाब में, उनके सपनों में जो है वो राम आए थे, भगवान राम आए थे, उन्होंने ये बात कही है। मुझे बताइए कि राम की तौहीन की उन्होंने कहा कि राम कोई तौहीन नहीं की उन्होंने। आप जबरदस्ती अपनी तौहीन बता रहे हैं। वो राम भक्त है, वो आप जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए उनकी भक्ति अभी कुछ सालों में क्यों सामने आई? इससे पहले क्यों नहीं सामने आई? देखिए भक्ति का मतलब ये है, इससे पहले क्यों नहीं सामने आई? भक्ति का मतलब वो है कि वो एक नहीं, आज एक पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जाके लिख के दिया है अब देश की शांति समृद्धि के लिए हम लोग मुस्लिम में चाह रहे हैं राम मंदिर बनना चाहिए। आप क्यों बोझ कर रहे हैं? पार्टी नहीं है, ये पार्टी वो है ना, मुसलमान नहीं हो सकता। वो भी पार्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो राम भक्त होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। साहब आपने पिछली डिबेट में मेरे साथ यहाँ बैठ के इस सीट पे बैठ के आपने क्या कहा था? मैं भी राम की औलाद हूँ, मैं भी राम का वंशज हूँ, और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत चीज मत करिए। आपको सुनना पड़ेगा, या तो गलत कहेंगे। औलाद वंशज नहीं बोला। बार उस महिला ने, बच्ची ने कहा, उसको आप काट रहे हैं। नहीं, गलत बात। खुदा भक्त हो सकता है, जो राम भक्त है वो मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? मुसलमान क्यों नहीं? हम भी कहते हैं मुसलमान, सभी राम के भक्त हैं, सभी राम के वंशज हैं, सभी राम की औलाद हैं। अब सुनिए, अरे मैं आपको प्रूफ देता हूँ। औलाद होने से क्या होता है? पूछता नहीं ना आदमी। अब ये प्रूफ मांग रहे हैं। अब उसने ऐसे टाइमिंग पे किया फिल्म, ऐसे इसमें किया। अरे हर चीज का प्रूफ मांगे तो 2 प्रूफ मुझे, अगर आपका बाप आपका ही बाप है, 2 प्रूफ कोई भी दे मुझे। तो क्या बाप को आदमी, ये क्या बात है? प्रूफ की बात मत करिए आप जरा। अब प्रूफ की बात हम लोग बहुत लंबी तक बात कर लेके जाएंगे। बेनीवाल जी, प्रूफों की बात करेंगे। आप बहुत शालीनता से बात करने वाले लोग हैं। शालीनता से बात कर रहे हैं। हमारी जी बात कर रहे हैं। बेनीवाल जी तो बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिनट। उनके ऊपर आप असीम रिजवी को सवाल क्यों कर रहे हैं? आवाज है आप बेनीवाल जी के साथ आप बात करते हैं। आज आप चूक के क्यों बात कर रहे हैं? बेनीवाल जी होने देंगे। बेनीवाल जी नहीं, एक मिनट मेरी देखिए, मैं शायद प्रोग्राम की एंकर हूँ। मैं मॉडरेट कर रही हूँ या आप सब लोग मिलकर मॉडरेट करेंगे? लेट मी एटलीस्ट आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल आप करिए, आपका हक है। मुझे ये बताइए कि नुमानी साहब, मुझे ये बताइए कि इस फिल्म से क्या आप लोगों को कोई एतराज है? देखिए ये बिल्कुल जो है गैर अहम चीज है, इसका कोई आधार नहीं है। लोगों में बहुत ज्यादा बेदारी आ चुकी है। वह इतिहास को और तारीख को, हकीकत को और झूठ को और आप गढ़े हुए अफसाने में फर्क करते हैं।
तो आप बिना फिल्म देखे कैसे आप नतीजे पे पहुंचे हैं? हमने तो ट्रेलर जो देखा था, हम तो वसीम रिजवी को झूठ मानते हैं सरापा, तो वो जो भी बनाएगा वो झूठ ही होगा। उनका पूरा खेल झूठ पे चल रहा है। इस आदमी की कोई औकात नहीं है समाज में। मानते हैं इसीलिए आप उनको झूठ मानते हैं। ये ना मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वसीम रिजवी का अस्तित्व नहीं मानते, उन्हें झूठ मानते हैं। राम पे आज बताइए आप नेशनल टीवी पे बैठ के कि राम को आप क्या मानते हैं? हम तो ये बताने के लिए सिर्फ चैनल पे आए, वरना हम आना नहीं चाहते थे। यह आदमी गैर अहम है। अच्छा, अभी आ जाएंगे वो। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे बताइए, 1 मिनट नुमानी साहब, मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि वसीम रिजवी ने बहुत झूठ बोला है, उनकी पूरी शख्सियत ही जो है वो झूठ का पुलिंदा है। मुझे 5 चीजें बताइए क्या क्या उन्होंने झूठ बोली है। देखिए, उन्होंने जिस तरह से जो है समाज को पेश किया है, हिंदू मुसलमानों को अयोध्या के बाद जो है वो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने फिरका परस्तों को पूरी तरह छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये जितनी मस्जिदें पुरानी बनी हुई सब मंदिर को तोड़ के जो है बनाई गई है। ओके, तो इस तरह की झूठ, ये बात तो बहुत सारे लोग और भी बोलते हैं। नहीं, वो और इसका मतलब है कि 5 आदमी झूठ बोले थे, ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। इन्होंने कितना जो अशब्द भाषा का, गैर मुहज्जब जबान का इस्तेमाल किया कि अब जो है प्रियंका बाजार में आ गई है। तो जो आदमी इतना गैर संजीदा है और जो है आप मुझे बताइए, आप झूठ की बात बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कम से कम 4-5 चीजें बताइए कम से कम, ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर किस झूठ की बुनियाद पर उनकी पूरी शख्सियत खड़ी है। उन्होंने कहा कि मदरसे में जो है आतंकवाद का दर्श दिया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई जौनपुर की और जो है फला जगह की, वो मंदिर तोड़ के जो है बनाई गई है। आतंकवाद का ये किया जाता है। और जो ये बच्चे जो है वो कुरान नहीं पढ़ाते, वहां दहशतगर्दी का सबक दिया जाता है। और जो है ये जो जबान इस्तेमाल करते हैं इंतहा पसंदी का, और ये है कि प्रियंका जो है, आप ठीक है, आप विरोध रखिए, विचार जो है मतभेद को, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो बाजार में अब आ गई है और वो दोनों मुसलमान है, तो इनसे जो है ये समझना चाहिए कि सोनिया और जो है प्रियंका को जो इस तरह इन्होंने मुसलमान कहा है, ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जी चलिए, असद साहब मुझे आप जी वड्रा साहब जो ईसाई हैं, चलिए वो छोड़िए। देखिए, हमें किसी के जाती मसले से, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई, कौन पारसी है, ये बेहद ही गलत बात है। क्योंकि मजहब किसी का जाती मामला होता है। वो अपने घर में क्या करता है, ये हमें बाजार में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असद साहब, ये कह सकते थे कि हम फिल्म ले लेते, लेकिन ये क्या कहने की जरूरत है कि वो दोनों मुसलमान है, इसलिए हम इसमें ले सकते थे उस रोल पे। ये कहने की क्या जरूरत है? ये इसका मतलब है कि समाज को एक जो है मखसूस सिमत में लाके नफरत और दूरी और समाज और जो है फिरकों की बुनियाद पे जो है एक माहौल और जहन बनाया जा रहा है। अच्छा साहब, लेकिन वसीम साहब ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी भी खास मजहब को कोई टारगेट नहीं किया गया है इस फिल्म के जरिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सालसी की पूरी क्वेश्चन चल रही हैं उसको भी किसी तरह से कोई इसमें फर्क नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उन्हें दिखाया ही नहीं गया है। बल्कि इसमें जो खास हिस्सा दिखाया गया है वो ये है, जो कार सेवकों पे जो गोलियां चलाई गई थी, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार उसको दिखाया गया है, ट्रिपल तलाक पर बात की गई है, और भी कई इश्यूज हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड हैं जिन्हें इस पर रखा गया है। आपके क्या एतराज हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी साहब के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले फिल्मों के ऊपर कर लें। हाँ। देखिए, कोई भी फिल्म बनती है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इससे पहले अगर आपने एक मुतनाज़िब फिल्म का नाम नहीं, देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो समाज में बेदारी के लिए बनाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्म है जिसमें एक तरह का प्रमोशन होता है, जैसे हमने टॉयलेट एक प्रेम कथा हमने देखी थी, इस तरह की फिल्म भी होती है। बहुत सारी मूवीज बनती है, लेकिन मूवीज का मेन फोकस होता है लोगों को एंटरटेन करना। लोगों को बेदारी भी एक मकसद होता है, बेदारी भी एक मकसद होता है। जी, अब इससे पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है, उसके अंदर ये दिखाया गया कि राजपूतों को जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर डिग्रेड करके दिखाया गया, उनकी शख्सियत को मजरूह किया गया और ये किया गया। बाद में वो सब गलत साबित हुआ। ठीक है, इसमें भी हो सकता है जो आपके प्री नोशंस हो। बिला वजह किसी चीज का हम मुखालफत करके उसको और जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। वसीम रिजवी साहब का शुरू से ये टारगेट रहा है अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बयानों में, अपने हर चीज के अंदर, कि मैं जानबूझकर एक ऐसी चीज बोलूं जिससे कि एक मखसूस फिरका इसकी मुखालफत करे और मीडिया मुझे
कवरेज दें। ये इनका हमेशा से टारगेट। अब ये कभी सुलझी हुई बातें करना, आपसी मुसालियत की बात करना, मोहब्बत की बात करना, समाज को जोड़ने की बात करना, इस समाज में इत्तेहाद पैदा करने की बात करना, कभी इनके जरा सी भी एक भी गुफ्तगू, एक भी लाइन से आपको एहसास नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकते हैं कि वो ही कैन क्लेम कि मैं राम भक्त हूं, होइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पर्सनल स्पेस में वो जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, उनकी अपनी, बिल्कुल वो उनकी अपनी जाती राय है। लेकिन जब उससे पहले के जो अभी आप पूछ रहे थे कि 5 उनके बताइए, उन्होंने लिखा मोदी जी को भी और योगी जी भी को कि ये मदरसे बंद किए जाएं, चूंकि यहाँ पर जो है दहशतगर्दी और आतंकवाद की तालीम दी जाती है। योगी जी का क्या बयान आया, इनके मुंह पे एक तमाचा पड़ा कि ये मदरसों के अंदर बेहतरीन तालीम दी जा रही है। ये तो योगी जी का स्टेटमेंट था। चलिए, आपने योगी जी को ये तो माना कि वो हित में काम कर रहे हैं, तो मैंने कभी समावेशी विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी सुनिए, और अच्छा काम भी करते हैं, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बात, अच्छा काम करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी की गृह मंत्रालय ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और मदरसों की 2016 की रिपोर्ट है गृह मंत्रालय की, और उन्होंने कहा कि हमने जांच की और हमने कोई भी एंटी नेशनल गतिविधियां नहीं पाई यहाँ पर मदरसों के अंदर। तो इनका बयान बिल्कुल गलत हो गया। यानी इन्होंने एक खास पर्पस के साथ, और फिर उस बयान को इन्होंने दोबारा लिखा, यानी एक लेटर इन्होंने आज से 3 साल तकरीबन पहले लिखा, फिर उसी लेटर को चूंकि दोबारा वो चाहते थे लाइमलाइट में, क्योंकि मीडिया उसको कवरेज नहीं मिल रही थी, तो दोबारा उन्होंने लिखा। अब ये तो उनके बयानों पर होगा। इस तरह से उन्होंने बहुत महिलाओं के अपमान में कहा, ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही कि पूरी एक उनके ऊपर वो हो जाएगा एक बिला वजह की उस पे बहस। मैं तो इस पे फोकस कर रहा हूं कि जो फिल्म बनाई है, देखिए फिल्म बनाई है इन्होंने, अब इस फिल्म के कंटेंट को देखे बिना कोई भी कमेंट पास करना मुश्किल है। मैं ऐसे स्पेकुलेशन पे बात नहीं कर सकता कि उन्होंने मुसलमानों को की पिक्चर नेगेटिव बनाई है या हिंदुओं की बनाई है, या उसमें ट्रिपल तलाक के अंदर किसको नेगेटिव दिखाया गया है या किसको कमियां निकाली गई हैं। ये तो जब तक पूरी मूवी, लेकिन आपने ट्रेलर तो देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेलर को देख के ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। ट्रेलर के अंदर तो मैम आपको बुशरा जी आप देखिए बहुत सारी मूवीज का कि ट्रेलर कुछ और होता है और उसका सस्पेंस कुछ और। तो आपको ट्रेलर को लेकर कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज, मुझे तो मूवी से भी कोई एतराज नहीं है, बनाए, क्योंकि देखिए फ्रीडम है, आजादी है। हम देखिए अगर इनको इतना मुखालफत नहीं होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कब रिलीज हुई और कब थिएटर से बाहर हो जाएगी। ये तो जानबूझकर इसको मुखालफत की जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी। चलिए, मेरे साथ शायद वसीम रिजवी साहब खुद जुड़ गए हैं, फोन लाइन पे हैं इस वक्त मेरे साथ। वसीम साहब, इस्तकबाल है आपका। थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ा क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाह रही थी और आपको लेकर काफी बात हो गई। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। मुझे बताइए कि इतना एतराज जो किया जा रहा है, क्या आखिर आपने किया है इस फिल्म में? देखिए, एतराज करने वाले, मैंने अभी इनका एक आखिरी वर्ड सुना है जो साहब बोल रहे थे, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ। असद खान फलाई कहना था कि फलाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं फलाई साहब अभी कह रहे थे कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। करने वाले कौन लोग हैं? आप ही लोग तो हैं। आप क्यों नहीं पिक्चर को रिलीज होना देना चाहते भाई? हमने उसमें कौन सा ऐसा गलत दिखा दिया है? पिक्चर है, एक स्टोरी है, हमने उसमें पाकिस्तान के मुल्ला का बद किरदार उसको दिखाया है। हमने हलाले को दिखाया है कि किस तरह से हलाले से पीड़ित महिला के आगे जिंदगी उसकी किस तरह से एक बोझ बन जाती है, वो अपनी जिंदगी से कैसे परेशान होती है। 3 तलाक को हमने उसमें दिखाया कि 3 तलाक देने वाला किस तरह से गुस्से में 3 तलाक देता हूँ, महिला की जिंदगी किस तरह से टूट जाती है। इस तरह की बुराइयों को, और वो एक टकराव हिंदू मुसलमानों का जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद प्रकरण में जो मुसलमान और हिंदू आपस में बढ़ गए, मैंने कहीं पे मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं दिखाई है। मैंने ये दिखाया है कि जो 90 में गोलियां चली थी कार सेवकों पर वहां, उसके बाद से किस तरह से हिंदू और मुसलमानों में परिवारों में आपस में बंटवारा शुरू हुआ। कैसे लोग जो लोग मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक रिश्ते, ये सब जितनी बातें आप कह रहे हैं रिजवी साहब, ये तो जब मूवी रिलीज हो जाएगी और उसका कंटेंट सामने आ जाएगा तब पता चलेगा कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई थी, कितनी सदाकत थी और कितना किस्म था। अभी तो आप बेहतर बोल सकते हैं कि हमने कुछ नहीं दिखाया। एहसास होगा। आपने तो सिर्फ ये सुना कि राम जन्मभूमि पिक्चर है और आप एतराज करने नहीं, मैंने नहीं एतराज किया। मैंने आपने शायद मेरा स्टेटमेंट ही नहीं सुना। मैंने कहा एतराज करके तो हमने इसको और ज्यादा अहमियत दे दी। शायद एतराज नहीं किया जाता तो आधा ज्यादा हिंदुस्तान को पता भी नहीं चलता। वसीम साहब, सवाल ये है और कब चली गई। वसीम साहब, मेरा सवाल ये है कि आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है इस फिल्म को बनाने का, इस फिल्म को ऐसे वक्त में रिलीज करने का जब इलेक्शन बिल्कुल करीब है? आपके 2 सवाल हैं, एक उसमें देखिए, पहला मकसद क्या है मैं आपको बता दूं। मकसद ये है कि फिल्म का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो दिमाग के ऊपर छाप छोड़ता है। मैं शुरू से पिछले कई सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष कर रहा हूँ बुराइयों के खिलाफ, चाहे वो हमारे समाज में हो और चाहे दुनियावी बुराई। आप गलत कह रहे हैं। अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई, क्या इम्पैक्ट रहा? लेकिन जब आप मदरसे में अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? मनमोहन सिंह जी की इमेज को बहुत खराब करने की कोशिश की, मंशी बनाने की कोशिश की गई कि मनमोहन सिंह जी एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन देश ने देखा कि वो कितने मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए, आप सबको मैं रोकना चाहूंगी। फिलहाल बात करें वसीम रिजवी की फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ये फिल्म तनाजे में आ गई है, कई तरह के एतराजात इसको लेकर जाहिर किए गए हैं, और लेकिन वसीम रिजवी को इस फिल्म को लेकर कामयाबी मिली है कि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। और इस पर हम बात करेंगे अब से कुछ ही मिनटों में फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। नियति मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। नियति, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या जिस तरह के लगातार वो बयान देते रहते हैं, एक तरह से वो लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर उनके बयान को कंट्रोवर्शियल देखा जाता है, इस ये फिल्म जो रिलीज हो रही है वो भी इलेक्शन से पहले, क्या आपको ये लगता है कि इससे एक खास तरह का इंप्रेशन लोगों के दिमाग पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जो भी फिल्म रिलीज होती है, जैसे पीके भी हुई, ओ माय गॉड भी हुई, ये एक सोशल लेवल से रिलेटेड थी और इसका इम्प्रेशन बहुत ज्यादा पड़ता है सोसाइटी पर। और सिंस अब इलेक्शंस का टाइम है, हिंदू में भी एक एजिटेशन है इस बात को लेकर कि अभी तक राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ बात क्यों नहीं हुई। ऐसे ही मुसलमानों में भी ये चीज का, मुस्लिम्स में भी इस चीज का बहुत बड़ा इशू है। तो इस टाइम पर अगर ये फिल्म रिलीज हो रही है तो इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस आगे आएगी। और जैसे बाकी इश्यूज भी देखे गए हैं, इसमें हलाला की बात हुई है ट्रेलर में और 3 तलाक की भी बात हुई है। ये एक ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की इस फिल्म में कोशिश की गई है। बाकी तो मूवी देखकर पता लगेगा, लेकिन बैन होना ये समझ के बाहर है। बैन तब तक नहीं कर सकते जब तक बहुत मेजर इशू हो। आप उसको जब तक मूवी को देखेंगे नहीं, आप अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, तो पहले मूवी देखना जरूरी है, तभी आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेलर में इट्स ऑल अबाउट सोशल लेवल्स। चलिए, हमारे साथ वसीम रिजवी साहब जुड़ गए हैं, सीधा उनसे मैं बात करूंगी। वसीम साहब, ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से तनाजा पैदा करके मुसलमानों में तफरका तो कहीं पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए? देखिए, मुसलमानों में तफरका पैदा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए, इसमें मैंने किसी धर्म या किसी भी समाज या कोई भी ऐसे व्यक्तिगत कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई है। लेकिन अगर आप तलाक की बात करते हैं, हलाला की बात कर रहे हैं, राम मंदिर मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से आप मुसलमानों को तो इसमें शामिल कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ? ये मुसलमान क्या मतलब इस तरह के जो गैर शरई मसले हैं या इस तरह के जो वो है कि आप इससे मुसलमानों को मत जोड़िए। इससे मुसलमान शामिल, हलाला ट्रिपल तलाक गलत है, मुसलमानों से रिलेटेड है। देखिए, कहीं पर भी कोई ऐसी कृति जिस समाज में है, अगर उस समाज उस कृति के खिलाफ, उस कलंकित कृति के खिलाफ अगर आवाज उठती है तो उससे आप पूरे समाज को जोड़ के नहीं दे सकते। ट्रिपल तलाक जो लोग देते हैं गैर शरई काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिपल तलाक देने वाला जो है वो बिल्कुल इस्लाम से जोड़ दिया जाए और इस्लाम में ये चीज वैलिड कर दी जाए। हलाला जो लोग करते हैं वो औरत का दर्द नहीं समझते, लेकिन ऐसा करते हैं। तो इसको आप ये कह दिया जाए हलाला कहता है इस्लाम करो, तो ये भी आप उससे इस्लाम को नहीं जोड़ सकते। मौजूद है जिसमें आप बता सकें कि कितने फीसद हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक होते हैं, कितना फीसद हलाला होता है? आपने कोई डेटा तो रखा होगा, क्योंकि इतने बड़े इशू पर आप फिल्म में ले रहे हैं, इतने बड़े इशू को, तो आपके पास कोई डेटा तो होगा इसको लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब केस दाखिल हुआ था तो उसमें ये बात कही गई थी कि कुछ परसेंटेज वहां दी गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को गैर कानूनी करार दे दिया कि ये 3 तलाक जो है गैर कानूनी प्रैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। कानून अभी पॉलिटिकल कुछ मामलात की वजह से अभी तक पेंडिंग है, नहीं पास हो पाया, वो एक अलग इशू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया कि ये गलत है, ठीक है। अब रही बात हलाले की। हलाले के मैंने बहुत से केसेस, आप देखिए, फादर इन लॉ, जिसमें हमने पिक्चर में फादर इन लॉ के साथ में हलाला दिखाया है, ये हुआ है। मुजफ्फरनगर और बरेली की घटना है, नेट के ऊपर आप सर्च करें आपको मिल जाएगा।
तो इसको आप इस्लाम से नहीं, एक आदमी का बद किरदारी दिखाई जा सकती है। अगर उसने कोई गलत प्रैक्टिस की है तो आप इसको इस्लाम से जोड़ के मत देखिए। लेकिन ऐसे लोग कौन है, ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं जो किसी की महिला के साथ में, इस्लाम में तो महिलाओं को एक अच्छा दर्जा दिया गया, एक मकाम दिया गया है। अगर वही इस्लाम के लोग इस तरह के हैवी दरिंदे हो जाए, ऐसी सोच पैदा कर ले कि बहू बेटियों के साथ में हलाला करने की नौबत पे आ जाए, तो फिर उनको आप इस्लाम से नहीं, उनकी पर्सनल चीज को देखिए कि वो शैतान है, वो इस्लाम लेकिन मुझे बताइए, वो गलत इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। वसीम साहब, लेकिन मुझे बताइए, जब आप ये कहते हैं कि मदरसे में तो दहशतगर्दों को पाला जाता है, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, आप इस तरह के जब बयान देते हैं तो आप क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं लोगों को? देखिए, ये हमारी राम जन्मभूमि में मदरसे को लेकर कोई चीज नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया है राम जन्मभूमि के ऊपर, पिक्चर उसके ऊपर आप डिबेट्स कर रही हैं। आपने सवाल किया, मैं छोटी सी बात में आपको जवाब दे दूं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम की गलत टीचिंग की वजह से आज इस्लाम को लेकर आतंकवाद पूरी दुनिया में, इस्लामिक आतंकवाद जिसको कहा जाता है, वो इस्लामिक आतंकवाद नहीं है। वो लोग हैं जो इस्लाम को सही तरीके से समझे ही नहीं है, और मुसलमान अपने को कहते हैं, इसलिए कहा जाता है पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो आतंकवाद का शिकार हो गया है। लेकिन वो गलत टीचिंग है इस्लाम की। अगर इस्लाम को सही तरीके से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं वसीम साहब, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ फिल्म में अगर किसी फिरके या किसी मजहब के जज्बात को अगर ठेस पहुंचती है और उससे किसी तरह के हालात बिगड़ते हैं, तो मुझे ही बताइए कि फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदारी लेते हैं? फिल्म में किसी को ठेस नहीं पहुंचने वाली, उन लोगों को ठेस जरूर पहुंचेगी जो ऐसा करते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं, उनको ठेस पहुंचती है, तो उनको शर्मिंदा होना चाहिए और सुधरना चाहिए। ये एक मैसेज है, बुराइयों के खिलाफ एक संघर्ष है। इसमें हमने किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो आईना जरूर दिखाया उन लोगों को जो समाज में बुराइयों का काम करते हैं। और समाज की बुराई को दिखाना फिल्मी प्लेटफॉर्म से या उसके अगेंस्ट एक सब्जेक्ट को, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना, हम ये समझते हैं संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। हमारे पास ये अधिकार है कि बुराई करने वाला जो बुराई कर रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। वसीम साहब, जेके बेनीवाल जी हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं बेनीवाल बोल रहा हूं। जो है वसीम भाई, आदाब। आपने, आपकी फिल्म सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलाउ किया है रिलीज होने के लिए। पहली बात तो मुबारकबाद आपको। भगवान राम के मस्जिद, राम मंदिर मस्जिद के मसले में होगा, अच्छा ही होगा, मैं ये समझता हूं, क्योंकि आपके विचार हमारे साथ नहीं, पूरे राष्ट्र के विचार हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, जो बहुत आज पूरा दिन भर चल रही है, यहां पे भी डिबेट में रही है। आपने प्रियंका जी को अयोध्या जाने के विषय में और उसके ऊपर जो विजिट कर रही हैं, उस पर आपने कहा भी ये मुस्लिम परिवार है, और मुस्लिम परिवार होने के नाते ये आ रही है, अगर जैसे मौके पे वो निकलती बाजार में तो मैं उसको फिल्म में ले लेता। बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? क्या वाकई में वो मुस्लिम हैं, और हैं तो आपकी नजर में कैसे? क्योंकि आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं और सिया समाज के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, जाने माने आप पर्सनैलिटी, इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, जो उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उनके पिता फिरोज गांधी जी थे। फिरोज गांधी जी मुस्लिम परिवार से थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया था। पारसी थे या मुसलमान थे? जब आपने यही नहीं पढ़ाई करी है तो आप चैनल पे कैसे? पारसी मुसलमान थे, पारसी हिंदू नहीं होते। पारसी हिंदू नहीं होते जनाब, नहीं होते। पारसी बाकायदा एक कम्युनिटी है जो मुसलमान नहीं है। तो पारसी हिंदू भी नहीं होते। पारसी जो है, नहीं, नोमानी साहब को पता नहीं है। फिर ये मैं क्लैरिफिकेशन करूंगा आपके बाद। पारसी कौन होते हैं मैं बताऊंगा, उनको नहीं मालूम है। बेनीवाल साहब, नोमानी साहब, बेनीवाल साहब, सुन लीजिए। ईसाई, यहूदी, हिंदू की तरह, जैन की तरह बाकायदा एक कम्युनिटी है पारसी जो है, जो मुसलमान नहीं है। वसीम रिजवी साहब को कुछ पता नहीं है, न ईरान के इतिहास का, न भारत के इतिहास का, न इस फैमिली के। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, एक हवाला दीजिए। क्या बात करते हैं? आपको कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम आपको? आपने मदरसे में जबरदस्ती की बात करते हैं। राहुल गांधी आज अपने को पंडित राहुल गांधी बताते घूम रहे। कहां से पंडित हो गए वो? हम उसकी कहां से पंडित हो गए? कहे ना वो पारसी है। हम
पंडित कहाँ से होगा? राहुल गांधी की राहुल तो फिर क्या बात कर रहे हैं समर्थन नहीं करते, वो बिल्कुल गलत गलत आप कह रहे हैं। आज राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या राजीव गांधी हो, लेकिन ये बेहद ही बेमाने मौजू है जिस पर बात हो रही है। वसीम साहब ये बेहद ही गलत बात है। देखिए ये इशू राम जन्मभूमि मैंने एक के दर्शन करने वहां पर उन्होंने ये बात कही किसी को खूबसूरत कह देना मैंने उनको जबरदस्ती वहां से भागना पड़ा, गलत नहीं कहा मैंने। चलिए एक मिनट वसीम साहब, लेकिन आप ये बताइए अपनी फिल्म से पहले आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल आप बयान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि बाजार में वो अभी आई हैं, जो आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, क्या आपको वाकई में ये जेबा देता है? आपको ये जेबा देता है? मैंने कहा सुनिए मैंने कहा अंग्रेजी नवानी साहब जी ठीक है, एक ना मुझे सुनने दीजिए। राजनीति में अभी आई हैं, मार्केट में अभी आई हैं, राजनीति की फील्ड में अभी आई हैं। अगर के जिस वक्त हम शूटिंग कर रहे थे उस वक्त अगर प्रियंका गांधी फील्ड में आ चुकी होती तो मैं उनसे कहता कि आप मेरी पिक्चर में हीरोइन का काम कर लीजिए क्योंकि वो खूबसूरत है। तो अगर मैं उनको प्रपोजल मैं किसी को भी दे सकता हूं। नहीं मुझे बताइए वसीम साहब, क्या औरत का एक वाहिद क्राइटेरिया ये है कि वो खूबसूरत है और नहीं खूबसूरत है? औरत का वाहिद क्राइटेरिया ये है कि वो कितनी खूबसूरत है क्या नहीं है, यही उसकी काबिलियत है? इनसे बाजार में है, ये भी तो बिल्कुल नहीं है। बाजार में अगर के खूबसूरत को खूबसूरत कहा जाए तो बुरा थोड़ी ना है। बुरा अगर खूबसूरत को खूबसूरत कह दिया जाए तो बुरा क्या है? प्रियंका नहीं, मुझे लगता है कि औरत का एक वाहिद क्राइटेरिया ही यही है, उसकी काबिलियत ही यही है कि वो कितनी खूबसूरत है तो उसे काम किया दिया जाए, खूबसूरत नहीं है तो काम ना दिया जाए। चलिए मैं फिल्म पर बात करना चाहती हूँ। मैंने एक बात कही कि वो हीरोइन बनने लायक है। जी मैं हीरोइन बनने नहीं, वो नेता बनने लायक भी है, वो नेता भी है, वो नेता भी है। अरे तो नेता बने ना। अरे पर नेता तो 24 आवर्स की होना चाहिए। वो अयोध्या जाके जाए फिर संतुर का स्वागत करेंगे। अरे जाए ना अयोध्या। चलिए यहाँ पर बहस प्रियंका गांधी को लेकर नहीं है बल्कि वसीम साहब की फिल्म को लेकर है और उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी को लेकर है। वसीम साहब, जिस तरह के आप लगातार बयान देते रहते हैं और अब आपकी फिल्म आ रही है, लोग उन तमाम चीजों को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं कि आप इतने कंट्रोवर्शियल बयान आप देते हैं, आप इसी तरह की फिल्म भी लेकर आएंगे जिससे जाहिर सी बात है एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी और एक खास मजहब को टारगेट किया जाएगा। आप किस तरह से जवाब देंगे इसका? देखिए, किसी खास मजहब को हमने टारगेट नहीं किया है। कुछ ऐसी बुराइयां हैं समाज में, हम जिसको समझते हैं हमने फिल्मी माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश की है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भी एक बुराई की तरह है जो समाजों को बांट रहा है। ये भी हम समझते एक बुराई है। राम जहां पैदा हुए थे भगवान राम, वहां पर अगर सब लोग मिलकर अपना राम मंदिर बनवा देते, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, फिल्म में नहीं दिखाया है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर वहां राम मंदिर बन जाता तो ये झगड़ा नहीं होता, ये नफरतें नहीं बढ़ती। ये भी एक बुराई है कि दो समाज आपस में बट रहे हैं किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर। तो हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार ना करें? भी एक बुराई है वसीम साहब, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार ना करें हम? नहीं, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट, हमने वो चीज नहीं दिखाई है मैडम, मैंने वो नहीं दिखाया है कि राम मंदिर बन रहा है या बाबरी मस्जिद बन रही है। उस चीज को हमने नहीं छुआ, उस बुराई को जरूर छुआ है जहां पर नफरतें पैदा हो रही हैं। तो यहां पर हमारी आजादी को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। अच्छा, मुझे 5 पॉइंट से बताइए वसीम साहब कि आपकी फिल्म में क्या क्या है। आप 5 पॉइंट्स मुझे बताइए। व्हाट आर द सेलिंग पॉइंट्स ऑफ योर फिल्म? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो 90 में कार सेवकों पर गोली चली थी, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित तब हुआ जब मैं वहां अयोध्या गया, वहां के लोगों ने मुझसे वहां का दर्द बयान किया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पहले तो मुलायम सिंह जी ने यह बात कही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन लाखों की तादाद में वहां पे कार सेवकों को अंदर भेजा गया। उसके बाद प्लान करके उन पर गोली चलाकर बोलना चाहिए ना आपको, उसमें गए क्यों आप समाजवादी में? अरे तो सुन लीजिए ना, अभी आप बीच में बोलते हैं, आपको तो कोई अफसोस है नहीं। हम मुसलमान अगर कहीं पे मर जाएगा तो आप जब हत्या होती है उसको भी
आप ताज्जुब की निगाह से देखते हैं कि हिंदू मरा है तो कोई बात नहीं, मुसलमान मरा है तो आप रोएंगे। अरे इंसान मरा है तो रोइए, इंसान मरे तो उसके ऊपर आवाज उठाइए। और आप उसी आप लोग ने मुसलमानों को हिंदुओं को बांटने का काम किया है, आपने काटने का काम किया है, बांटने का काम किया है। उसी पार्टी के तो हमने कुछ नहीं समाजवादी ने चेयरमैन बनाया, मैं इलेक्शन जीत के चेयरमैन बनता हूं। आपको मालूम क्या है, आप तो क्योंकि मैंने हक बोल दिया है अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, ये हक है हिंदुओं का, इसलिए आप लोग हमारे चेहरे को देखकर हमको गाली देते हैं। आपको क्या मालूम, आप जैसे लोग तासुबी लोग, आप जैसे तासुबी लोग हिंदुस्तान में बंटवारा कर रहे हैं, आप जैसे तासुबी लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों को बेइज्जत करा रहे हैं, आप जैसे तासुबी लोग ही हिंदुस्तान को काटते हैं। आपको मालूम नहीं है इस बात का? उस पार्टी से जुड़े क्यों? उस मुस्लिम समाज के लोग भी मरे थे, वो अभी फिल्म का दिखा रहे हैं। मैं मुलायम सिंह ने कैसी बात कर रहे हैं? उससे आपको पूरा मालूम नहीं है। कोई भी मरा था, हिंदू मुसलमान भी मरा था उसके अंदर, लेकिन हिंदू मरा था, लेकिन मुझे बताइए कि अच्छा एक मिनट मुझे उनसे बात करने दीजिए। चलिए एक मिनट, अयोध्या के अंदर नुमानी साहब एक मिनट, नुमानी साहब तो हिंदू मुसलमान दोनों मरे। अच्छा वसीम साहब मुझे बताइए कि आपने कहा कि उसके बाद जो कार सेवकों पे गोली चलाई गई वो आपने उसमें दिखाया गया है, उसके फौरन बाद जो फसादात हुए उसमें बड़े पैमाने पर जो मुसलमान मारे गए उन पर जिस तरह का जुल्म हुआ वो भी दिखाया है आपने? देखिए, मैंने हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं दिखाया है, मैंने वो कार सेवकों पर जो गोली चली थी वो दिखाया है, किस तरह से वहां पर कार सेवक मारे गए वो दिखाया है। ये तो एक तरफा हुई ना आपकी बात। हमारी स्टोरी जो है डेवलप होती है। नहीं तो वो उधर दिखा देंगे तो फिर तो गए तो देखिए, अरे तो वहां पर घटना घटी ना, खुशनुदी के लिए घटना घटी, क्या वहां कार सेवकों पर गोली नहीं चली? क्या किसी घटना के ऊपर पिक्चर नहीं बनती? क्यों? घटना के ऊपर कोई पिक्चर बनी नहीं है क्या आज तक? ऐसी बात कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा चलिए, हिंदुओं को अच्छा एक मिनट पार्टी छोड़िए, हम घटना की बात कर रहे हैं। मैं अरे एक टीवी चैनल पे आप भी थे, आप भी उसी चैनल पे मेरे साथ थे जब ये नहीं उस चैनल का उद्घाटन पे ये बातें हुई थी, वो स्टिंग बना था उसके मुलायम सिंह यादव पर, तब आपने नहीं माना था इस बात को। नहीं उसमें जुड़े क्यों आप? जो है क्यों नहीं जुड़े हम? क्यों नहीं जुड़े? अच्छा एक मिनट, मेरे पास आदमी जिसके बारे में आप बात कर रहे कमी है, बेनीवाल साहब एक मिनट, नुमानी साहब बेनीवाल साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे बात करने दीजिए वसीम साहब से। वसीम साहब आपसे मैं और फर्दर जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म में क्या है? जो है गोलियां चलवाई थी, जो है कार सेवकों उस पार्टी में क्यों गए? ठीक है ठीक है, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, हम तो नहीं गए। वसीम साहब मुझे बताइए कि हम उस पार्टी में नहीं है, इसलिए आप हमसे सवाल मत कीजिए, हम उस पार्टी में नहीं गए। नहीं तो चेयरमैन तो आपको उसी पार्टी ने बनाया है। खत्म हो गया ना। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि आपकी फिल्म को देखने के लिए क्यों जाए? चेयरमैन नहीं बनाया, मैं 50 बार कह चुका हूं, मैं चेयरमैन हूं, चुनाव जीत का चेयरमैन हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में भी चेयरमैन था, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में भी चेयरमैन हूं, और भारतीय जनता पार्टी की आज हुकूमत है इसमें भी चेयरमैन हूं। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चुनाव जीत का बनता है, गवर्नमेंट नहीं बनाती। आपको मालूमात नहीं है इसलिए आप बार बार ऐसी बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए वसीम साहब, मुझे बताइए कि आपकी फिल्म को देखने के लिए क्यों जाएं? बुराइयों के खिलाफ एक संघर्ष है। हम ये समझते हैं कि धर्म से हटकर सभी समाज के लोगों को इस बात को देखना चाहिए। जो तासुब फैल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान का, ये भी एक बुराई है। 3 तलाक ये भी एक बुराई है, हलाला जैसी प्रथा ये भी एक बुराई है। इसका दर्द क्या होता है और किस तरह से परिवार इससे पीड़ित है और होते हैं, उनका क्या अंदर का दर्द है, एक महिला का क्या दर्द है, या समाजों में जो बंटवारा हो रहा है उसका क्या दर्द है, उससे क्या इफेक्ट पहुंचते हैं। एक मजहब की, एक समाज की बुराइयां दिखाई हैं या तमाम मजाहिब की, तमाम समाज की बुराइयां आपने दिखाई हैं इसमें? समाज देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 3 बुराइयों के ऊपर ये बनी हुई पिक्चर है। बुराइयों को समाज से जोड़कर, ये समाज की बुराइयां धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उस तरह के जो ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, जो इससे पीड़ित हैं, उनका दर्द देख कैसे होता है, दर्द को समझना चाहिए और ऐसी समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं इनका बाइकाट करना चाहिए। ये एक फिल्मी प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने आवाज उठाई है। जी, और ये जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ये फिल्म रिलीज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं से जब लोग 11 अप्रैल को पहले फेज की जब वोटिंग होने जा रही है तब इसके ऊपर सीधा के सीधा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों के ऊपर अगर वो वोट करने के लिए जाते हैं, तो क्या इसमें एक ये हिस्सा ये भी है? नहीं, ये देखिए, इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है।
कोई किसी तरह से कहीं ऐसा पिक्चर देख के नहीं लगेगा कि हमें किसको वोट करना चाहिए। ये एक पिक्चर है समाज की बुराइयों के खिलाफ। और दूसरी चीज ये है कि देखिए ये पिक्चर रिलीज इसलिए हो रही है कि कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं ने हमारे खिलाफ स्टे ले लिया था पिक्चर के खिलाफ। उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में हमको वक्त लगा, वरना पिक्चर तो हम नवंबर दिसंबर में ही रिलीज करने जा रहे हैं। जी और आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, कट्टरपंथी मुल्ला, आप कहते हैं मदरसे में दहशतगर्दी, आप सिर्फ कार सेवकों की बात करते हैं, उसके बाद मुसलमानों के साथ जो हुआ आप उसकी बात नहीं करते हैं, आप मुसलमान ट्रिपल तलाक करते हैं, हलाला करते हैं, ये तमाम आप बातें आप कहते हैं। आप सिर्फ एक तरफा फिल्म बनाते हैं और आप कहते हैं कि आइए सब मिलकर फिल्म को देखते हैं। एक तरफा फिल्म नहीं है, ये सभी समाज के लिए फिल्म है, पूरे समाज के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबको देखना चाहिए ये। और दूसरी चीज ये कि देखिए एक बात और मैं देखिए सबको देखना चाहिए। एक बात और ये मैं कह दूं, साहब ये बहुत अच्छा है, जब तक आपके मतलब की बात होती रहती है आप चुप रहते हैं, और जैसे ही नुमानी साहब बोलते हैं फौरन आप बोलने लगते हैं, फौरन आप बोलने लगते हैं। जैसे नुमानी जैसे लोग जो है, अभी पिछले डिबेट में नुमानी साहब आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, अभी वही नुमानी साहब आपको बहुत बुरे लग रहे हैं। नहीं तो आपके जैसी बात की जाए, नहीं आपकी जैसी बात की जाए तभी आपके जैसा हुआ जा सकता है। आपके जैसी बात की जाए, इसकी बात कर रहे हैं, समाज हित की क्या बात है, समाज हित की ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे दोनों समुदाय को मैं नजदीक लाने के लिए बात कर रहा हूँ, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मीडिएशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसके अंदर भी ये साझेदारी वसीम भाई ने हमारे साथ हर डिबेट में ये कहा है कि मैं चाहता हूँ भगवान राम का मंदिर बैठे, दोनों आगे बैठे, पर किसी ने नहीं कहा है। आप भी कहिए ना राम का मंदिर बनना चाहिए, बोलिए आप अपने अल्फाज किसी के मुंह में ना डालें, उनको कहने दें जो उन्हें कहना है, और किसी को आप इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये मसला इतना आसान होता तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि स्टूडियो में बैठ के हल हो चुका होता, इतने सालों से ये चल क्यों रहा होता। एक अच्छी पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है, एक अच्छी पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है एक अच्छी पहल। सिंह को दिखाते, कर्नल पुरोहित को दिखाते, और जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का उसके बाद जो आप तो मुसलमान को नहीं दिखा रहे, इसलिए आप कह रहे हैं ये तो वसीम रिजवी बताएंगे। प्रिया हम सबको दिखाए नुमानी साहब, आप जैसे कट्टरपंथी मुल्लाओं का चेहरा न दिखाएं, आप कुछ भी आपको इतराज है, आप जैसे मुल्लाओं का कट्टरपंथी चेहरा दिखाना जाना चाहिए, ताकि आप जैसे लोगों की ज़हनियत लोगों को पता चले। आप चाहते हैं दुनिया के दूसरे चेहरे सामने आए, लेकिन कट्टरपंथी मुल्लाओं का चेहरे के आगे आईना न लगाया, कट्टरपंथी मुल्लाओं के चेहरे के सामने आईना गलत बात है। वसीम साहब देखिए, आप इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर किसी एक मौलाना को कट्टरपंथी मुल्ला और इस तरह के अल्फाज से आप ना नवाजें, गलत बात है ये आपकी। करने वाले मिस्टर हैं आपके लोग। नहीं नुमानी साहब गलत बात, नुमानी साहब नेशनल टेलीविजन पर, नुमानी साहब गलत बात, नुमानी साहब गलत बात, नुमानी साहब नुमानी साहब गलत बात आपकी, गलत बात आपकी, गलत बात आपकी, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखिए एक मिनट नुमानी साहब आप मुझे बताइए कि आप एक मौलाना हैं, हाँ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक समाज की जिम्मेदारी होती है, और आप अगर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आप हरामखोरी नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं? जो हलाला कर रहे हैं वो हरामखोरी नहीं कर रहे। ये हलाला कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा हलाले के लिए? उनके लिए नहीं बोला बेनीवाल साहब, उनके लिए नहीं बोला है, आप ना वो बोले, उन्होंने उनको नहीं बोला है, वो हरामखोरी कर रहा है, उनको नहीं बोला है उन्होंने। देखिए कौन कर रहा है ये, तो मिस्टर कट्टरपंथी मुल्ला क्यों कहते हैं? वो उसको टारगेट कीजिए ना, जो जुर्म कर रहा है। मुल्ला मिस्टर का क्या मतलब होता है? वो तो जाहिल दोनों तरफ है, जुल्म कर रहा है। नुमानी साहब आप अगर आप कट्टरपंथी नहीं है तो आप अपनी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? जो कट्टरपंथी मुल्ला है, मैंने उनको कहा, जो दुनिया में जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं मैंने उनको कहा, जो दुनिया में इस्लाम की आड़ में आतंकवाद का फैला रहे हैं उनको कहा। अगर आप ऐसे नहीं है तो आप अपनी तरफ न ले जाइए। अगर आप ऐसे हैं तो मुल्ला नहीं है, वो तो इंजीनियर है, जवाहिरी भी इंजीनियर है, वानी भी इंजीनियर था। तो इंजीनियर टेररिस्ट नहीं हो सकते क्या? मैं कहता हूँ सब हो सकते हैं। उसमें क्या बात है? यही तो मैं 40 लोग पुलवामा माने गए, वो कौन थे? सारे मुस्लिम थे, क्यों थे भाई? वो इसमें मुल्ला मौलवी की क्या बात है? मुल्ला मौलवी नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, वो अलग की बात होनी चाहिए। ये
मुजरिम का ये वो अदब की बात हम उनको भी नहीं कहा, हमको भी कंडेम करते हैं, आपको भी कहते हैं ये हरामखोरी है, नहीं कह रहे थे, ये दोनों तरफ की बातें गलत है, वो हरामखोरी कर रहा है। आपको हमें समाज के बारे में बात करना चाहिए। ये मुल्ला है, हमारी शरीयत ने उसको जो है मलून करार दिया है। थोड़ी आता है नुमानी साहब, थोड़ी कहा है। ठीक है नुमानी साहब, लेके खुद नहीं आता। मुल्ला जो करप्ट मुल्ला है, जो आतंकी मुल्ला है, वो मुल्ला आतंकवाद बनाता है, आतंकवादी बनाता है, खुद बंदूक लेके थोड़ी ना आता। इंजीनियर, डॉक्टर, अगर कोई आतंकवादी बन गया तो उसके पीछे देखो उसको बनाने वाला कौन है, वो वही दिखाइए। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी है। एक मिनट दहशतगर्द बनाया, एक मिनट चलिए नुमानी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। मुल्ला उमर कौन था? ठीक है वसीम साहब, उमर कौन था? वसीम साहब, लास्ट सवाल है आपसे। अच्छा नुमानी साहब, एक मिनट, नुमानी साहब चलिए, हम यहाँ पर दहशतगर्दी पर बहस करने नहीं आए, वो किसी और दिन कर लेंगे। एक मिनट नुमानी साहब, एक मिनट वसीम साहब, मुझे आप ये बताइए कि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस फिल्म के बाद किसी खास समाज को, मजहब को ठेस पहुंचती है और उससे अगर किसी तरह का समाज में कोई तफरका पैदा होता है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? देखिए, मैंने पिक्चर किसी समाज या धर्म के खिलाफ नहीं बनाई है, लेकिन अगर इसको कोई धार्मिक मोड़ देकर बवाल कराने की कोशिश करता है तो इसका जिम्मेदार वो होगा, हम नहीं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि अगर कुछ भी बिगड़ता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे? फिल्म तो आप बना रहे हैं, प्रोड्यूसर आप हैं। लॉ एंड ऑर्डर की देखिए, ये कौन सी बात हुई? अगर मैंने किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, अगर समाज की बुराइयों को दिखाने की हमने कोशिश की, उसके बाद अगर कोई लोग उसको भड़काकर पॉलिटिकल एंगल से या मजहब में जो दरिंदे हैं वो अपने एंगल से कोई बवाल कराते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, प्रशासन उसका इंतजाम करेगा। कानून किस लिए है? ठीक है, चलिए वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जिम्मेदारी उनकी होगी कि जो समाज में लड़ाने का काम करते हैं। इससे पहले बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आई हैं जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है और पूरे मुल्क में बवाल हुआ है, और ऐसे में देखने वाली बात है कि कल फिल्म रिलीज हो रही है वसीम रिजवी की, और देखना यह होगा कि उसके बाद किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद से ही तनाजा होना शुरू हो गया है और लोग तरह तरह की बातें करनी उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी उन्हें मिल गई है। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, देखते हैं आपकी फिल्म क्या कमाल करती है, क्या धमाल करती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।